रखना बेटे, जितनी केस स्टडी होता है इसका लीगल फ्रेम नहीं है इथिक्स में, नोट कर लेना। ये केवल मोरल जजमेंट से कंसर्न होता है। बहुत लोग केस स्टडी में लीगल फ्रेम देने लगते हैं, बहुत गलत। इथिक्स की बात चीजें इथिक्स से कंसर्न होती। अब समस्या ये है कि मान लीजिए कि हम मोरल जजमेंट दे रहे हैं, तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मोरल जजमेंट? हम किस चीज पर मोरल जजमेंट देते हैं? और इस संदर्भ में 3 तरह की बातें की जाती है। कुछ लोगों ने कहा कि मोरल जजमेंट का आधार हमारा एक्शन है, कर्म। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ लीजिए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, मोरल जजमेंट एक्शन के ऊपर नहीं होता है, बल्कि मोरल जजमेंट कंडक्ट के ऊपर होता है, आचरण के ऊपर। ये बहुत जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है। और कुछ लोगों ने कहा कि मोरल जजमेंट न तो एक्शन के ऊपर होता है, न कंडक्ट के ऊपर होता है, बल्कि केवल और केवल कैरेक्टर के ऊपर होता है, चरित्र। इसमें बहुत डिबेट है। इथिक्स वाले जानते होंगे बहुत डिबेट, हम उधर नहीं जाएंगे। हम जो नॉन फिलॉसफी के बच्चे हैं उनको समझा दें। बेटे कर्म क्या होता है, पहले तो ये समझो। Whatever action performed on the basis of free will is known as action. So all kinds of voluntary actions are action. वे सभी कार्य जिसे आप स्वेच्छा से कर रहे हैं, होशो हवास में, बिना किसी दबाव के। उसको मैंने कल कहा था वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन की 2 बातें होती है, ध्यान रखिए। वॉलेंट्री एक्शन वो होता है जो हमको संकल्प फ्री विल के आधार पर हम चयन करते हैं, लेकिन फ्री विल के आधार पर किया गया प्रत्येक चयन वॉलेंट्री एक्शन नहीं होता। इसके साथ एक दूसरी चीज जुड़ी हुई है कि संकल्प स्वतंत्र के आधार पर किया गया कर्म एक्शन है, जहां पर कम से कम 2 विकल्प उपस्थित हो। मान लीजिए भाई साहब, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अखिलेश जी। मान लो कि शादी के लिए एक ही प्रपोजल आया, ले देखिए, तो आप नहीं कहेंगे कि मैंने फ्री विल के आधार पर इसका चयन किया है। आपके पास चॉइस नहीं, बहुत मेहनत के बाद आया है। बड़े लोग इज्जत करते हैं, इसीलिए लड़कियों का बड़ा इज्जत किया जाता है। बहुत मेहनत के बाद, बहुत परिश्रम करा के मिलती है, इसलिए लोग रिस्पेक्ट करते हैं। हम लोग सरबहारा पढ़ते हैं, सारा कोई पूछता ही नहीं, खाना बदोश टाइप के डालते रहते हैं। एक्शन क्या होता है? जो वॉलेंट्री, ऐसा कर्म जिसे हमने देखिए कोर्ट में आप जाएंगे तो पूछा कि आपने जानबूझकर किया है, पूरी तरह होशो हवास में किया है कि नहीं किया है? तो आप कहेंगे मैंने जानबूझकर पूरी तरह होशो हवास में बिना किसी दबाव के किया है, तभी वॉलेंट्री एक्शन होगा। देखिए कंडक्ट क्या होता है? Conduct is nothing but merely collection of actions. आचरण क्या है? कर्मों का जो समूह है, कर्मों का जो कलेक्शन है, कर्मों का जो संघात है, इसी को आचरण कहते हैं। तो आचरण कोई ऐसी चीज नहीं है जो हवा में तैर रही है। इट इज कलेक्शन ऑफ एक्शन, वॉलेंट्री एक्शंस।
कैरेक्टर क्या है? कहा जाता है कि हेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। कैरेक्टर पते ही नहीं तो क्या एवरीथिंग लॉस करेंगे आप? कैरेक्टर वो होता है जो, देखो इधर, कैरेक्टर इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ह्यूमन कंडक्ट्स। एक दूसरे, आप फिजिक्स पढ़े, फिजिक्स सब लोग पढ़े, परमाणुओं का कॉम्बिनेशन से अणु बनते हैं और अणुओं के कॉम्बिनेशन से भौतिक पिंड का निर्माण होता है। सो जब 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 कर्म आते हैं उसी तरह ये परमाणु हैं, इनका कॉम्बिनेशन कर देंगे तो अणु बन जाएगा और अणु का कॉम्बिनेशन कर देंगे तो भौतिक पिंड का निर्माण हो जाएगा। उसी तरह इधर देखिए, ये जितना भी कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर को कहते हैं कि कैरेक्टर इज द परमानेंट बिहेवियर ऑफ अ पर्सनालिटी। किसी व्यक्ति का जो अस्थायी व्यवहार है उसी को चरित्र कहते हैं। जो व्यवहार है वो कंडक्ट हो गया, आचरण हो गया। अब समस्या है कि whenever you pass moral judgment, then what is the object of moral judgment? You pass your moral judgment on the basis of action or conduct or character। किस पर moral judgment देते हैं? ये केस स्टडी का विषय है। जो ये नहीं पढ़ाएगा केस स्टडी आप नहीं कर पाओगे। दिस इज द फंडामेंटल थिंग ऑफ केस स्टडी, क्योंकि केस स्टडी जो इथिक्स में है वो मोरल जजमेंट से कंसर्न है। बहुत भाई लोग हमारा लीगल जजमेंट पढ़ाते हैं आईपीसी, बहुत गलत बात है। इस पर लंबा डिबेट है, हम उधर नहीं जाएंगे, आप कंफ्यूज ना होइए। कुछ लोगों ने कहा, खासतौर पे मैकेंजी और विलियम लिली का जो मत है कि हम जब भी मोरल जजमेंट देते हैं तो कैरेक्टर के ऊपर देते हैं, चरित्र के ऊपर मोरल जजमेंट देते हैं। लेकिन ये बात सही नहीं है। यदि चरित्र के ऊपर मोरल जजमेंट आप दे रहे हैं तो एक व्यक्ति जिसका चरित्र अच्छा है वो हमेशा अच्छा कार्य करेगा, और यदि चरित्र बुरा है तो हमेशा बुरा कार्य करेगा, तभी तो चरित्र के ऊपर मोरल जजमेंट होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत से चरित्रवान लोग भी फिसल जाते हैं, स्लिप ऑफ टंग, फिसल जाते हैं। और बहुत से दुष्चरित्र व्यक्ति भी अच्छा काम कर जाते हैं। कभी कभी जो शराबी होते हैं, पियक्कड़, वो कभी कभी ऐसा काम कर जाएंगे कि आपको यकीन नहीं। दूसरे के मन में जब उत्पन्न हो जाते हैं तो करुणा, महाकरुणा के अवतार हो जाते हैं, भावनाएं जागृत हो जाती है और इतनी जागृत हो जाएगी कि भाई से भी ज्यादा काम कर जाएंगे आप। यह तक उनका चरित्र अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा काम कर गए। और कभी कभी साधु लोग भी गलत कार्य कर जाते हैं। एक साधु बाबा थे, मैं दाएं बाएं की बात नहीं करता हूँ, हम सीधे सीधे बात बताएंगे जो आप मोरल जजमेंट से कंसर्न। नदी में झम से कूद गए, कंबल बह के जा रही थी, कंबल को पकड़े, इसके बाद खुद ही डूबने लगे। इनके चेलवा साले बहुत हरामी दिखते। चेला तो एक से एक साले बहुगुनी है। गुरु यदि सावधान न रहे तो कब उनका सत्यानाश करे। इसीलिए कोई गुरु किसी भी चेला को पूर्ण ज्ञान नहीं देता। ब्रह्मास्त्र अपने आप रखने रहता है, ब्रह्मास्त्र अपने पास रख के रहेगा, आपको नहीं देगा। चलो क्या, अरे गुरु जी, अरे छोड़ो यार कंबलिया, चलो भागो, साला जान रहेगा तो बहुत कंबल आएगा। गुरुजी ने कहा मैं कंबलिया छोड़ दिया हूं, कंबलिया हमको पकड़ लिया। चलो कहीं क्या हुआ, कहीं यार कंबल दिख रहा था, साला है भालू। जब नदी में कूदे, अब भालू पकड़ लिया मैं, अब कहे मैं तो कंबलिया छोड़ दिया हूं, तो बलिया हमको पकड़ लिया। देखिए, कंडक्ट के ऊपर मोरल जजमेंट नहीं किया जा सकता।
सदाचारी व्यक्ति भी कभी स्खलित हो जाता है और दुराचारी व्यक्ति भी कभी विशिष्ट कार्य कर जाता है। इसीलिए कहा गया कि यदि मोरल जजमेंट देना है तो मोरल जजमेंट का विषय हमारा एक्शन होना चाहिए। जो हम कर्म कर रहे हैं, जो हम ऐच्छिक कर्म कर रहे हैं, जो हम फ्री विल के आधार पर कर्म कर रहे हैं, ऐसे कर्मों के ऊपर ही मोरल जजमेंट होना चाहिए बेटे। वैसे भी कर्म, कैरेक्टर और कंडक्ट में कोई अंतर नहीं, क्योंकि एक दूसरे का कंडक्ट फॉर्म है। कर्म से कंडक्ट बनता है और कंडक्ट से कैरेक्टर बनता है। लेकिन whenever you pass moral judgment, then you should not pass any moral judgment on character or upon conduct, but you should pass your judgment on the basis of action. इतनी बातें समझ में आई? मोरल जजमेंट हम कर्म पर देते। अब थोड़ा सा सीरियस हो जाए, थोड़ा कर्म के दो फैक्टर होते हैं। कर्म जिससे हम काम करते हैं वो दो चीजों से प्रभावित होता है। एक इसके एक्सटर्नल एस्पेक्ट है और दूसरा उसका इंटरनल एस्पेक्ट है। बाह्य पक्ष, इंटरनल एस्पेक्ट, आंतरिक पक्ष। बेटे, कर्म का आंतरिक पक्ष वह तत्व होता है जिससे प्रेरित होकर तुम कर्म करते हो। ये प्रेरक तत्व है। और कर्म का बाह्य पक्ष, एक्सटर्नल एस्पेक्ट, वह होता है जो कर्म का आउटकम होता है, कंसीक्वेंस होता है। तो कोई भी कर्म होगा उसके पीछे दो चीजें होती हैं। एक तो कर्म के पीछे हमारा कोई मोटिव होता है, प्रयोजन होता है। उस प्रयोजन से प्रेरित होकर हम कर्म करते हैं। जैसे आप सब यहां आए हुए हैं, आप सबका प्रयोजन है आइए सुनना, सिविल सर्विसेज में जाना, चयन पाना। कुछ लोगों ने कहा कि कर्म का जो विषय होता है वो उसका कॉन्सिक्वेंट होता है, वो उसका रिजल्ट होता है। हर कर्म के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और हर कर्म का कोई ना कोई रिजल्ट भी होता है। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों? अब तो हर वक्त यही बात सताती है। Nothing is random in this world. Whatever happening, it is motivated by some factors, and each action has also some consequences, some results. हर एक कार्य के पीछे बेटा एक कारण होता है और हर एक कार्य का एक रिजल्ट भी होता है। तो जो कारण का पीछे जो प्रेरक करने वाला तत्व है, जो कर्म को करने के लिए प्रेरित करता है, वो कर्म का मोटिव कहता है, उसी को मोटिव कहते हैं। और जो कर्म का रिजल्ट होता है वो उसका परिणाम होता है। ध्यान रखना। अब आप लोग क्लाइमेक्स पर आ गए। समस्या ये है कि जब हम कोई कर्म करते हैं तो किसी चीज से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, कोई मोटिवेशनल एलिमेंट होता है उससे प्रभावित होकर कर्म करते हैं, या
whenever we perform something, I perform on the basis of some consequences, some result. आप जो कर्म कर रहे हैं तो आप किसी चीज से मोटिवेट होकर कर रहे हैं या कर्म के रिजल्ट को ध्यान में रख करके कर रहे हैं। और इसी के आधार पर दो तरह के सिद्धांत आ गए। अब के स्टडी डिफिकल्ट हो रही है। एक जिसे मिटा दें, आप लोग बोलते रहिए तभी मैं पढ़ाने में मन लगता है। सुन लिए भैया, अब ऐसा ना कर दो कि मैं ही मिट जाऊं। बच्चे हैं, हाँ बच्चियां भी हैं। फिलॉसफी वालों के लिए बच्ची और बच्चियां में कोई अंतर नहीं। इतना इन लोगों को पढ़ा दिया हूं जगत मिथ्या है कि सारे दुरुस्त हो गए। इनके लिए कोई भेद ही नहीं है, लड़का लड़की सब जानते हैं, सब मिथ्या है। मैं क्लास लेकर के निकला, एक लड़की मेरे पास आई और कही सर आप रोज कहते हैं जगत मिथ्या है। हमने कहा सावधान बहन जी, मैंने नहीं कहा, ये शंकराचार्य का सिद्धांत है। कहीं सर किसी का सिद्धांत हो, आप रोज कहते हैं जगत मिथ्या। हमने कहा कोई प्रॉब्लम? कहा सर प्रॉब्लम है। हमने कहा क्या प्रॉब्लम है? कहीं सर आज मुझे सही में जगत मिथ्या लगने लगा। हमने कहा बहन जी पढ़ाने में कोई गलती हो गई क्या? कहा नहीं आपने सही पढ़ाया। हमने कहा तो हम लगने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी तुम्हारा उम्र लगने वाली नहीं है। अभी जाओ शादी ब्याह करो, तुम डाल के आओ, जगत मिथ्या तुम्हारे लिए नहीं है। हटो फलमा हटो, जगत मिथ्या इनको लग रहा है। हमने कहा शादी करो तो पता चलेगा जगत मिथ्या है कि सही है। तो उसको भगाया, हमने सोचा कि इसको भगाओ, नहीं तो घर वाले आएंगे कहेंगे साला कहाँ पढ़ा है, लड़की कह रही है कि जगत मिथ्या। हमने कहा सही है जगत पढ़ा, लेकिन कापियों में लिखने के लिए ठीक होता है, जीवन में कभी ना अपना नहीं तो जीवन नरक हो जाएगा। सबसे पहले तो आपकी पत्नी छोड़ के भाग जाएगी, सोचे कि साला अब्दुल्ला है। एंजॉय करिए लेकिन क्लैपिंग नहीं। देखिए तो जब कर्म के ऊपर आप कोई मोरल जजमेंट देते हैं तो पहली चीज ये है कि कर्म का प्रयोजन को ध्यान में रखकर देते हैं या कर्म के परिणाम को ध्यान में रखकर देते हैं या कर्म के पीछे जो इंटेंशन इसको ध्यान में रख करके आप मोरल जजमेंट देते हैं। तीन ही संभावनाएं हैं बेटे। जिन्होंने ये कहा कि कर्म के प्रयोजन को ध्यान में रख करके देते हैं, इनको नॉन कंसिक्वेंटलिस्ट थियरी के नाम से जाना गया, परिणाम निरपेक्षवादी। और इसी को दूसरी भाषा में डियोंटोलॉजिस्ट कहा गया। हिंदी में कहेंगे परिणाम निरपेक्ष। बहुत सरल है, बस 5 मिनट में खत्म हो रहा है। इसको कहेंगे परिणाम निरपेक्षवादी। ये केवल मोटिव पर ध्यान देते हैं, कर्म के प्रयोजन पर ध्यान देते हैं, इसीलिए इसको डियोंटोलॉजिस्ट कहा जाता है, प्रयोजनवादी।
देखिए कर्म का प्रयोजन से हम कर्म प्रेरित होकर नहीं करते। बेंथम, बहुत से आप लोगों में से बहुत से लोग हैं जो बेंथम मिल सीवी को पढ़े हैं, और बेंथम कहता है कि नेचर हैज प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर गवर्नेंस ऑफ टू सोवरेन मास्टर, पेन एंड प्लेजर। कहता है कि प्रकृति ने मानवता को दो संप्रभु के अधीन छोड़ दिया है, सुख और दुख। हमारा हर एक एक्शन इसी सुख और दुख से प्रभावित होकर के होता है। जैसे जब हम कर्म करते हैं तो रिजल्ट को पहले देख लेते हैं। आप किसी से दोस्ती कर रहे हैं आजकल, तो दोस्ती में निस्वार्थ नहीं हो रही है। देवेश, गणित बुद्धि लगी रहती है कि कहां दोस्ती करने से क्या मिलने वाला है। इसको कॉन्सिक्वेंटलिस्ट कहते हैं। या इसको दूसरी भाषा में टेलियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। इसको बोलते कहते हैं परिणाम निरपेक्षवादी। ये चीज ध्यान रखिएगा, कल आप लोग बताइएगा। कल एक सेमिनार है तो हमें जाना पड़ेगा, परसों आप लोग की सेवा में उपस्थित रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे। परिणामवादी है ना ये। आप लोग देखें, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड दिमाग इधर उधर हुआ, गलत शब्द। जब क्लास में कोई आता है, एक सेकंड सोच नहीं सकता है कुछ, एक सेकंड के लिए। इसको परिणामवादी कहते हैं, या इसको उद्देश्यवादी भी कहते हैं। और तीसरा सिद्धांत है जहां पर अभिप्राय को लेकर के, बस संक्षेप में समझिए, क्योंकि इसको केवल और इसको डिफाइन करिए तो पूरी इथिक्स डिफिनेशन आपको देनी, पूरी इथिक्स आ जाएगी। इन दोनों में ही पूरी इथिक्स है। हम उधर नहीं जाएंगे, आपको जरूरत भी नहीं। देखिए, परिणामवादी वो होते हैं जिनको टेलियोलॉजिस्ट कहा जाता है या कॉन्सिक्वेंटलिस्ट कहा जाता है। वो ये कहते हैं, बेहतर देखिए, कि जब हम कोई कर्म में प्रवृत्त होते हैं, किसी भी कर्म में प्रवृत्त होते हैं, तो हमारा केवल एक टारगेट होता है कि उस कर्म से कितना अधिकाधिक हमें सुख की प्राप्ति होगी। How much I will gain pleasure from that particular action. So pain and pleasure are the motivational factor for action. जब आप कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म के जो मोटिवेशनल एलिमेंट है वो उसके परिणाम, उसके सुख है, उसके दुख है। व्यक्ति उन कर्मों को करता है जिससे सुख की प्राप्ति होती। मोबाइल ऑफ करो, डोंट पढ़ाने बड़ा मेहनत लगता है बेटे। मोटिवेशनल एलिमेंट होता है वो सुख और दुख। जब भी हम कर्म करते हैं, कर्म का चयन करते हैं, कर्म में प्रवृत्त होते हैं, तो पहले हमारा उद्देश्य होता है अधिकाधिक सुख की प्राप्ति करना। इसी को कहते हैं कॉन्सिक्वेंटलिस्ट या टेलियोलॉजिस्ट। और इस परंपरा में जितनी भी हेडोनिस्टिक परंपरा है, सुखवादी दार्शनिक, चाहे बेंथम हो, चाहे मिल हो, चाहे सिद्विक हो, हम इनको नहीं पढ़ाएंगे। वो उद्देश्य भी नहीं, वो आपकी काम का भी नहीं। ये परिणामवादी। अब क्या ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम है, आपके से स्टडी शुरू हो गया कि यदि आप सुख से प्रभावित होकर कर्म कर रहे हैं तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं बेटे जिनका प्रयोजन तो शुभ है, परंतु रिजल्ट, कंसीक्वेंस, परिणाम अशुभ होता है।
जैसे डॉक्टर, केस स्टडी, डॉक्टर मरीज के कैंसर का ऑपरेशन करता है। उद्देश्य क्या है? मरीज स्वस्थ हो जाए और मरीज खत्म हो जाता है। प्रयोजन शुभ है, परिणाम अशुभ है। तो क्या डॉक्टर के इस कर्म पर मोरल जजमेंट देकर के फांसी दे देंगे आप? यदि परिणाम को आप ध्यान में रखते हैं तो परिणाम तो अशुभ है। एक व्यक्ति किसी क्रिमिनल को मारने के लिए गोली चलाता है, केस स्टडी, और क्रिमिनल भाग जाता है और वह गोली एक निर्दोष व्यक्ति को लगती है और मर जाता है। प्रयोजन शुभ है, उद्देश्य शुभ है, लेकिन रिजल्ट अशुभ है। तो क्या उस व्यक्ति को जो क्रिमिनल को मारने के लिए गोली चलाया, क्या प्राणदंड दे देंगे? तीसरी चीज बेटे, कर्म का जो परिणाम होता है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। एक लड़का मेरे पास आया, कहा सर प्री कर देंगे, 19 का प्री हुआ था ना, सफलता कम लड़कों को मिली है। वो एग्जाम दे के आया, कहा सर अब बहुत परेशान था। हमने कहा परेशान क्यों हो? कहा सर लगता है अब शादी करनी पड़ेगी। मैं उसी की वर्बेटम सुना रहा। हमने कहा परीक्षा दे के आ रहे हो, शादी करनी पड़ेगी, हम समझ नहीं पाए। कहा सर पेपर बहुत कठिन आ रहा है, ऐसा 80 से बिल्कुल हालत खराब कर दिया। हमने कहा तो इससे शादी का क्या मतलब? कहा सर शादी करनी पड़ेगी, परीक्षा नहीं सफल हो पाएगी। अब जब दोनों मिलकर जोर लगाएंगे तब जाके प्री निकलेगा। देखिए कर्म का परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तू करता वो है जो तू चाहता, परंतु होता वो है जो मैं चाहता। देखिए तू करता वो है जो तू चाहता है, परंतु होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू वह कर जो मैं चाहता हूं, फिर वह होगा जो तू चाहता है। बेटे क्या कर्म का परिणाम आपके हाथ में है? इसमें हमारे बहुत से बच्चे बैठे हुए हैं जो बहुत मेहनत करें, फ्री में सफल नहीं, तो क्या कह देंगे कि तुमने कर्तव्य ही नहीं किया? नहीं, सीटी कम हो गई। अब आप क्या करेंगे? क्वालिफाइंग कम लोगों को कराया गया, अब आप क्या करेंगे? अधिक लोगों को होता तो आपका हो जाता। तो आपके कौन से कर्म है जो उसके परिणाम आपके हाथ में है? इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन कर्म पर ही तेरा अधिकार है, परिणाम पर नहीं। अतः देखिएगा, परिणाम को कर्म का हेतु मत बना। यू डोंट कंसीडर अपॉन the consequences of action. Your duty is only to perform your duty. That is duty for duty's sake. आप अपना कर्म करते हैं तो कर्म ही मूल है आपका। परिणाम क्या होगा इसके ऊपर कंसीडर नहीं करे बेटे। यदि परिणाम को लेकर के कर्म का चयन करोगे तो सही कर्म का चयन भी नहीं कर पाओगे। इस कर्म से ये परिणाम, इस कर्म से ये परिणाम, तो इसी में सोचते में पूरा जिंदगी कट जाएगी। ये अच्छी है कि वो अच्छी है कि वो अच्छी है, अंत तक बैठे रह जाओगे, न ये अच्छी मिलेगी न वो अच्छी मिलेगी, जो है उसको मानो, चलो। बहुत बुद्धि मत लगाओ, बहुत बुद्धि मत लगाओ। तो कर्म का परिणाम नैतिक निर्णय का विषय कैसे? ये केस स्टडी का विषय, तो मैं केस स्टडी पर एक लेक्चर अलग से दूंगा, उस समय डिटेल में चर्चा होगी। तो कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है कर्म का परिणाम, और वैसे भी बेटे कर्म का परिणाम कर्म के अंत में आता है। अंत में जो आता है वो पहले हमारा विषय कैसे हो सकता है?
बच्चियां खड़ी हैं, भाई लोग खड़े हैं, बड़ा दुख होता है, क्या करें, दर्द होता है, क्योंकि हम सोच रहे थे लंबा क्लास करने, थोड़ा बेचारे कष्ट में हैं, बहुत बच्चे कष्ट में, कोई इंतजाम ही नहीं हो पा रहा। चलो चलो खैर थोड़ा सा और, चलो जवान आदमी हो तुम लोग, हम बूढ़ा आदमी खड़ा है, तुम लोग जवान आदमी, थोड़ी देर बर्दाश्त करो। देखिए अब खत्म कर रहा हूं आज। यही पर एक दूसरी सिद्धांत आ गया जिसको नॉन कॉन्सिक्वेंसलिस्ट थियरी कहते हैं, या जिसको डियोंटोलॉजिस्ट कहते हैं। बेटे जो भी डियोंटोलॉजिस्ट होता है वो परिणाम को ध्यान में रख करके कर्म का चयन नहीं करता है, बल्कि देखिए इधर हम कर्म कर रहे हैं क्योंकि यह हमारा धर्म है, परिणाम तो होगा, हर कर्म का परिणाम होता है, लेकिन हम परिणाम को कंसीडर, आप विद्यार्थी हैं, आपका धर्म है पढ़ना, रिजल्ट क्या होगा वो खुदा जाने। और ध्यान रखना कि यदि कर्म अच्छा है तो रिजल्ट अच्छा होगा। इसीलिए जो डियोन ये लैटिन शब्द है ना, इसका अर्थ ही होता है ड्यूटी। जो हमारा मोटिवेशनल फैक्टर है वो हमारी ड्यूटी है, परिणाम नहीं। और बेटे इस संदर्भ में सबसे बड़ा चैंपियन, जितने भी इंट्यूशनिस्ट इस तरह किसी चीज को मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैंपियन मैं मानता हूं इमैनुअल कांट है। उसका सिद्धांत आपको हो सकता है कुछ भी पूछेगा, कैटेगरिकल इंपरेटिव, निरपेक्ष, लास्ट ईयर कौन सा क्वेश्चन आया है, ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक है या कैटेगरिकल इंपरेटिव है, कोई होगा, आप पेपर देखिएगा होगा। कांट के पिता जूता सिलते थे, बहुत निर्धन था। देखिए उसके कोट फट गए, पैसा नहीं था तो वो पैबंद लगा देता था, पैच। और एक समय ऐसा आया कि पूरा कोट ही पैच हो गया, चितकबरा टाइप का, जो मिलता था वही चिपका के सी देता था। उसके दोस्तों को बहुत बुरा लगा, उसको खुद मतलब इतना पैच आ गया था तो उनके दोस्तों को भी अच्छा नहीं लगता था कि ये पैच लगाए हुए कोट पहने हुए। तो क्लास के जितने बच्चे थे सब मिल करके चंदा इकट्ठा किए और कांट को ले जाके दे दिए कि एक नया कोर्स सिखा दो, एंड ही रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट दैट मनी। कांट ने कहा मैं ये पैसा नहीं ले सकता। उन लोगों ने कहा कि मैं उधार नहीं दे रहा हूं, हम इसलिए दे रहे हैं कि हम लोगों ने फ्रेंडशिप है हम लोगों का, हम लोग चंदा कलेक्ट करे हैं तुम्हारे लिए, लेने के लिए नहीं। देखो इधर कांट ने कहा कि नहीं, जिस दिन मैं ये पैसा दे दूंगा आपसे उधार, उसी दिन मैं आपके समक्ष कोई सही बात नहीं प्रस्तुत कर पाऊंगा। ये डियोंटोलॉजिस्ट होता है। और इसी कांट ने जो सिद्धांत दिया था ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक, उसका सबसे बड़ा सिद्धांत, मुझे समय रहेगा तो कांट की फिलॉसफी आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि हर एक साल कांट से क्वेश्चन आएगा, आईएएस में भी, पीसीएस में। ये मेरुदंड है, फिलॉसफी का मेरुदंड है कांट। चाहे इथिक्स के क्षेत्र में आइए, चाहे मेटाफिजिक्स में आइए, चाहे एपिस्टेमोलॉजी में आ जाए, एक दर्शन को एक नया दिशा और दशा प्रदान करता है इमैनुअल कांट। और उसी कांट ने ड्यूटी फॉर ड्यूटी से और सबसे बड़ा सिद्धांत दिया था, देखो इधर, परिणाम निरपेक्षवादी होने के कारण उसने गुडविल का सिद्धांत दिया। गुडविल, शुभ संकल्प। शुभ संकल्प वो होता है, देखो इधर, कि जब हम कोई कर्म करते हैं तो कर्म के मूल में रिजल्ट नहीं होता है, बल्कि कर्म करने का जो प्रयोजन है वो हमारा कर्तव्य है, शुभ संकल्प। और आगे चल करके गुडविल के बाद होली विल का कंसेप्ट लिया था, डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे।
आप ये समझिए कि कांट का जो गुडविल का कंसेप्ट है वो गीता का अनासक्त कर्मयोग है। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखिए, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है युद्ध करना, और यदि तू धर्म नहीं, तू युद्ध नहीं करता तो अपने धर्म से स्खलित हो जाएगा, धर्म पद से स्खलित हो जाएगा। ये होता है गीता का अनासक्त कर्मयोग, और यही बात कांट कहता है। उसकी सबसे बड़ी थियरी है ड्यूटी फॉर ड्यूटी से। प्रत्येक व्यक्ति का कर्म यह है कि वो अपने कर्तव्य के लिए कर्तव्य करे, बिना किसी भावना के, बिना किसी फल की इच्छा के। अर्जुन बार बार कहता था भगवान श्री कृष्ण ने कहा युद्ध करो, अर्जुन कहा युद्ध करो, नहीं करेंगे तो अब भगवान श्री कृष्ण चक्कर में पड़ गए। 18 अध्याय का उपदेश सुना दिया, कहा अब करोगे कि अभी और सुनाए तुमको? परेशान हो गया, कहा कि कह रहे कि अभी और सुनाएंगे, मतलब मरना तय, चाहे सुन के मरो चाहे लड़ के मरो, क्योंकि कह रहे कि अब युद्ध करोगे कि अभी और सुनाए तुमको? उसकी चेतना जागृत हो गई, कहा कि सुन के मरने से अच्छा है लड़ के मरना। कहा मैं लड़ूंगा और मरूंगा, और ये बताओ मरना किसको है? अब हमको उपदेश देना बंद करो, बताओ मरना साले किसको है? क्योंकि जान गया कि मरना तो तय है, चाहे सुन के मरो चाहे लड़ के मरो। देखिए, इसको कहते हैं ड्यूटी फॉर ड्यूटी से। जब व्यक्ति शुद्ध भावना से कर्म करता है, जब कोई उद्देश्य नहीं होता है, कोई फल की कामना नहीं होती, इसी को कांट गुडविल कहता है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। देखिए, जो मिल गया मैं उसको मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला। गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जाए, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां मैं खुद को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। इसको गुडविल कहते हैं। ये गुडविल, ये गीता का अनासक्त कर्मयोग है, जहां व्यक्ति कर्म करता है लेकिन जो मोटिवेशनल फैक्टर होता है वो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होता है, परिणाम नहीं होता है, बल्कि केवल और केवल कर्तव्य की भावना होती है। बेटे, इसीलिए इसको डियोन्टोलॉजिस्ट कहते हैं, परिणाम निरपेक्ष। इसमें भी दोष है। दोष यह है कि आपका कर्म का मोटिव सही है, यह कैसे निर्धारित किया जाएगा? आप किसी लड़की को देख के मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे मेरा मोटिव सही है, लात खा जाएंगे आप, मोटिव पता चल जाएगा। आप देख के खांस रहे हैं, खोखी आने लगी आपको, तो लात खा जाएंगे। खोखी आई तो लात है। खोखी के बारे में आप तो जानते हैं ना, खोखी भोजपुरी शब्द है, इसको खांसी कहते हैं। आप और बंगला में लड़कियों को खोखी करेंगे और लड़के को खोखा करेंगे, खोखा खोखी। आप भोजपुरी में खोखी मतलब खांसी। एक लड़के को रूम दिलाया तो मैंने लड़के उसको बलिया का था, थोड़े दिन बाद खांसना शुरू कर दिया। ऊपर मकान वाली उनकी लड़की रहती थी, बीए में पढ़ती थी। अच्छा, लड़कियों को तुरंत लग जाता है कि मेरे लिए घटना घट रही है, और तुरंत जान जाती है, ये बड़ी सेंसिटिव होती है, तुरंत जान गई कि मेरे लिए खेला हो रहा है। पापा से बता दिया कि पापा ये जो मनोज आया है अभी 15 दिन नहीं हुआ कि खांसना शुरू कर दिया। बंगाली बहुत गुस्सैल होते हैं, आंदोलन बहुत करते हैं। देखिए, वो तुरंत मनोज के पास आ गए, जो बलिया वाला लड़का था, और तुरंत कहा कि ऐसा है मनोजवा, ये जब खोखी आती है तो खांसता क्यों है? मतलब मेरी लड़की आती है तो खांसता क्यों? खोखी
आती है तो खासता क्यों? मनोज कहा खोखी आएगी तो खासूंगा। कहा खोखी आएगी खासेगा? कहा जब आएगी तब मैं दिखाता हूँ खोखी आने तो मैं देखो कैसे। इसके बाद मारपीट लोग शुरू कर दिए। हमको फोन किया कि डॉक्टर जल्दी आई। हमने कहा क्या है, मैं क्लास पास ऐसी की कैसे आप जल्दी आ जाए। हमको देखते ज्यादा गरमा गया। कहा देखिए सारा लड़का क्या कर रहा है, आप ही ने रखवाया था ना। मैंने कहा था सचरित्र लड़के को रखिएगा, ये क्या कर रहा है? कह रहा है खोखी आएगी तो खांसेंगे। हम चक्कर में पड़ गए। साली हमारी भी भाषा भोजपुरी है। हमने कहा दादा खोखी आएगी तो मैं भी खांसूंगा। क्या आप खांसेंगे? हमने कहा हमको छोड़ दीजिए, कि जितने लोग खड़े हैं उनसे पूछिए खोखी आती है तो खांसते हैं कि नहीं। बेटे बाद में पता चला कि ये बड़ा टेक्निकल काम को क्या करती होगी। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों आप कर्म का प्रयोजन क्या है ये बात पता कैसे चलेगा कि कोई व्यक्ति किस प्रयोजन से कर्म कर रहा है। बेटे प्रयोजन अच्छा होने पर भी कर्म पूरा हो जाता है। आप भिखारी को भीख देने के लिए पैसा देते हैं, उद्देश्य यह है कि वो इससे अपना जीविकोपार्जन के लिए रोटी खरीद लेगा। और वो शराब पीता है, बहुत सारे पियक्कड़ हैं, एक से एक हैं। देखिए, और शराब पी के नीचे गाड़ी के दब के मर गया। प्रयोजन आपका शुद्ध है, रिजल्ट पूरा हुआ। तो फिर प्रयोजन का निर्धारण किसी करेंगे? कभी कभी प्रयोजन अशुद्ध होने पर भी परिणाम शुभ हो गया। आप जानते हैं कि ये लड़के को गलत नोट्स दे दें, ये फेल हो जाए। हमारे हॉस्टल में थे, हॉस्टल में तो सारे अकबर के नवरत्न हैं, एक से एक नवरत्न है। उनकी मच्छरदानी थोड़ी सी फटी थी तो साले अंगुली डाल जाते और फाट गई। अरे नाम सुनता आपने मच्छरदानी फट गया क्या सर? अरे हाथ में फट गया क्या? अरे फट गया, असल अंगुली डाल करके फाट दिया। अब साले मच्छर साले उसी में घुस जाए। देखिए परिणाम क्या है। अब सब कहते नाम सुबह को। एक दिन हमारे पास आए तो हमारे पड़ोसी थे, हमसे कहे गुरु आज साले मच्छरों को हमने धोखा दे दिया। हमने कहा क्या किए? कहे मैंने मच्छरदानी टांगा। मच्छरों को तो सालों को पता ही है कि राम सुबह आया है इसमें। अब मैं साला तखत के नीचे सो गया। अंदाज नहीं मिल पाया साला मच्छरों को कि राम सुबह गया कहां से। रात भर साले उसी में टहलते रहे, मैं आराम से सोता रहा। बेटे कर्म कर्म अशुभ, परिणाम शुभ, परिणाम शुभ। तो फिर प्रयोजन का निर्धारण कैसे होगा? और बेटे जो प्रयोजन होता है वो वैल्यू न्यूट्रल होता है, ध्यान रखना इस चीज को। जो परिणाम होता है वहीं से तो आप डिसीजन करते हो कि शुभ है या अशुभ है। शादी तो शुभ प्रयोजन से करते हो, शादी किया तो आपका कोई प्रयोजन नहीं, प्रयोजन ये है कि शुभ शुभ। शादी करने के बाद पता चलता है कि जन्म का पाप था। तो देखिए प्रयोजन से कैसे निर्धारण करेंगे? इसलिए बेटे अंत में चल करके फाइनल थियरी आती है, उसको थियरी ऑफ इंटेंशन कहते हैं। ये कंक्लूजन है। कहा गया कि कंसीक्वेंट लिस्ट और नॉन कंसीक्वेंट लिस्ट, ये दोनों ही थियरी इम्परफेक्ट, पार्शियल, आंशिक है। वास्तविकता ये है कि जब भी हम मोरल जजमेंट देते हैं तो मोरल जजमेंट का हमारा आधार व्यक्ति का इंटेंशन होना चाहिए। इंटेंशन क्या है? तो इंटेंशन में दोनों चीजें शामिल होती है। देखिएगा, इंटेंशन में कर्म का प्रयोजन और कर्म का परिणाम, यदि दोनों को मिला दोगे तो जो चीज बनेगी उसी को हम इंटेंशन कहते हैं।
इसीलिए मैंने कल कहा था कि जब आप कोई मोरल जजमेंट दीजिए, केस स्टडी करिए, और केस स्टडी में सबसे पहले यह ध्यान रखिए कि किस इंटेंशन से कर्म किया गया है, मोटिव क्या है। बेटे इधर देखो, कभी कभी प्रयोजन और परिणाम में भेद आ जाता है, अर्थात प्रयोजन शुभ है, परिणाम अशुभ हो गया। कभी कभी प्रयोजन शुभ है, परिणाम अशुभ हो गया। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, if both are same, then there is no problem. दोनों एक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, but both are different to each other. In such a situation, we should consider upon motive, not the consequences of actions. दोनों यदि एक ही है, प्रयोजन और परिणाम दोनों अच्छे हैं, तब तो हमें इंटेंशन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन कभी कभी होता है कि प्रयोजन शुभ है, परिणाम अशुभ हो गया। ध्यान रखना, ये केस स्टडी का विषय बहुत सीरियसली समझिए। कभी कभी ये हो गया कि परिणाम अशुभ, प्रयोजन शुभ, कभी कभी प्रयोजन अशुभ, परिणाम शुभ। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना कि परिणाम पर ध्यान मत देना, प्रयोजन पर ध्यान। आपने मान लो कि आपके घर का बच्चा है, बहुत मेहनत कर रहा है, सफलता नहीं मिली एग्जाम में, आप उसको हैम्पर मत करिए, आप उसको टॉर्चर मत करिए, क्योंकि उसने अपना मैक्सिमम एफर्ट दिया है, सफलता नहीं मिली। उसका मोटिव क्या है, इस पर ध्यान दीजिए, और मोटिव के अनुसार तब कर्म का डिसीजन करिए कि यह कर्म उचित है, अनुचित है। यदि दोनों सिमेट्रिकल हैं तब इंटेंशन आ गया। यदि दोनों में दिक्कत है तो हमें कर्म के परिणाम की अपेक्षा कर्म के प्रयोजन पर ध्यान देना चाहिए। अब फाइंडिंग नया टॉपिक का मतलब इसका कंक्लूजन, जो अक्सर शायद इस बार भी क्वेश्चन आया है, साध्य और साधन से कंसर्न करके। डज द एंड जस्टिफाई द मीन्स। बस 5 मिनट खत्म कर। बेचारे ये सब बच्चे लगे रहते हैं, खुद खड़ा रहते हैं। इन्हीं लोग आधार में है, बैकग्राउंड में, जिनके कारण ये क्लास सफल हो पाता है। आप लोग सोचिए, ये सब बच्चे रिसर्च कर रहे हैं, खुद खड़े हैं, अपने भाई बहनों के लिए जगह दिए हुए कि हमारे भाई हमारी बहनें को दिक्कत ना, अपनी कुर्सी दे देते हैं। डर तो होता ही है, 1 घंटा से ज्यादा हो गया, बस 5 मिनट, अभी विटामिन देंगे थोड़ी देर। देखो इधर देखो, इधर देखो। Does then justify the means? क्या साध्य साधन के औचित्य को सिद्ध करता है? 2 चीजें, इन और मीन्स, इन और मीन्स, साधन और साध्य। बेटा अंतर कुछ नहीं है, अंतर यह है कि जो आपका कर्म का उद्देश्य होता है उसको एंड कहते हैं, साध्य, गोल, एम। और वो साधन की प्राप्ति करने के लिए जो साधन लेते हैं, हेतु लेते हैं, उसी को साधन कहते हैं। तो समस्या केवल इतनी है, अब जल्दी जल्दी मैं पढ़ा रहा हूं। समस्या इतनी है कि जब हम कर्म करते हैं तो हमारा साध्य अच्छा होना चाहिए या साधन भी अच्छा होना चाहिए या दोनों अच्छा होना चाहिए। दोनों को बुरा तो किसी ने नहीं माना, इसलिए दोनों को नहीं पढ़ाएंगे। समस्या यह है कि साध्य उचित होना चाहिए या नहीं। देखिए इधर, साध्य को अनुचित आज तक किसी ने नहीं माना, साध्य उचित होना चाहिए ये सभी मानते हैं, लेकिन साधन को लेकर के बेटे डिफरेंस है। कुछ लोगों ने कहा कि यदि हमारा उद्देश्य पवित्र है तो साधन कुछ भी हो अंतर नहीं पड़ता। बाप बेटे को मारता है, गोल क्या है? सुधार करना। तो कहता है कि जब तक साले को मारेंगे नहीं सुधरेगा। मार खूब मार, मुंह मार,
पटक के बात साले। देखिए अब उनका फंक्शन अलग है, कदम मारेंगे नहीं तो सुधरेगा नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, क्या अच्छी दवाई नहीं हो सकती है होम्योपैथी की तरह, जो मीठी भी हो और दवा भी, रोग भी ठीक करे, दोनों काम करते। कुछ लोगों ने बेटे इस पर बड़ा डिबेट है, इस पर अलग से एक लेक्चर होता है, लेकिन आपको उतनी जरूरत नहीं। गांधी और मार्क्स को लेकर के मैं बस 2 मिनट में बाइंड अप करूंगा। गांधी ने कहा कि साध्य की पवित्रता तो होनी ही चाहिए, उद्देश्य तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन उसके लिए जो हम मीन्स लेते हैं, जो साधन लेते हैं, वो भी अच्छा होना चाहिए। इसलिए गांधी के दर्शन में जो साध्य है वो सत्य है, और जो साधन है वो अहिंसा है, हिंसा नहीं। गांधी का भी उद्देश्य था सर्वोदय की स्थापना करना, पूरे विश्व का कल्याण करना, परंतु गांधी जी कहते हैं कि हम अशुद्ध साधन लेकर के, अपवित्र साधन लेकर के यदि पवित्र शादी की भी प्राप्ति कर लिए तो यह अपवित्र साधन उस पवित्र साध्य को भी अपवित्र कर देगा। गोल अच्छा है, साधन भी अच्छा होना चाहिए। मार्क्स कहता है कि नहीं, जो मार्क्सिज्म पढ़े होंगे वो जानते होंगे। देखिए बेटे, गांधी भी क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं जब राम राज्य में आ जाते हैं। मार्क्स भी क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी की बात करता है। जब सोशलिज्म अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचता है कम्युनिज्म में, या मार्क्सिज्म जिसको कहते हैं, तो मार्क्स भी कहता है कि हमारा उद्देश्य है पूंजीपतियों का साम्राज्य खत्म करना, और जो सर्वहारा वर्ग है या समाज में जो 2 क्लास बन चुके हैं, इस क्लास को डिमोलिश करना मेरा पहला टारगेट है। और बेटे ध्यान रखना, जब मार्क्सिज्म लागू किया जा रहा था रशिया में, उस समय पूंजीपतियों का धन नहीं लिया जाता, खून की नदियां बह चली थी। आप सब पढ़े होंगे हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में। पूंजीपति हाथ जोड़ते थे, गिड़गिड़ाते थे कि मुझे छोड़ दो, मेरा धन ले जाओ, लेकिन मार्क्सिस्ट कहते थे कि नहीं, जब तक तुम रहोगे तुम्हारे अंदर उसका अंकुरण रहेगा, और जब तक अंकुरण रहेगा तब तक हम साम्यवाद की स्थापना नहीं कर पाए। कत्लेआम होता था। क्लास स्ट्रगल, रिवॉल्यूशन, क्लास स्ट्रगल की बात मार्क्स करता है, और कहता है कि देखो बेटा, इधर यदक डेवलपमेंट की 5 अवस्थाएं हैं, आदिम, सामंतवाद, पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद। और मार्क्स कहता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंतर्गत कि थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस के द्वारा धीरे धीरे अंत में एक अवस्था आएगी जब साम्यवाद आएगा, जब स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी होगी। लेकिन कहा कि प्रक्रिया बहुत धीमी, तो तेज करना है। तो तेज करने की जो प्रक्रिया साइंस में हम लोग को पढ़ाया गया, एक कैटलिस्ट होता है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं। पॉजिटिव उत्प्रेरक को ले लो, रिएक्शन बढ़ा दे। तो उसने रिएक्शन बढ़ाने के लिए उसने कहा कि क्लास स्ट्रगल, रिवॉल्यूशन, क्रांति करो। दुनिया के मजदूरों, बहुत सारी चीजें हैं, उधर नहीं पढ़ाएंगे, उधर उसी को छोड़ करके आया हूं। मैं फिलोसफी का विद्यार्थी नहीं था, पॉलिटिकल साइंस का एडमिशन लिया। उपाध्याय सर मिल गए, उन्होंने कहा क्या पढ़ रहे हो? पॉलिटिकल साइंस। तुम फिलोसफर हो। अब बच्चे क्या जाने साला फिलोसफर है कि पॉलिटिकल साइंस, जो गुरुजी कहे वो। चलिए तो मैं इधर आके एडमिशन लेती हूँ। इसलिए उधर जाएंगे तो फंस जाएंगे। आप संक्षेप में जानिए कि मार्क्स ने साम्यवाद की स्थापना करने के लिए जो औजार लिया, जो साधन लिया, जो डिवाइस लिया, वो क्लास स्ट्रगल था। और बेटे
इसने कहा कि यदि शादी पवित्र है तो साधन अपवित्र भी होगा तो चलेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य अच्छा है। लेकिन जो सामान्य मत है यही जो गांधी जी के साथ रहता है कि यदि हमारा शादी पवित्र हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साधन की अपवित्रता हमारे पवित्र शादी को भी अपवित्र बना देती। इसीलिए बेटे देखना, जहां जहां रिवॉल्यूशन आने लगा, गांधी जी बैक फील्ड पे चले, असहयोग आंदोलन शुरू किया, चौरा चौरी कांड हुआ, वापस कर दिया, कहा नहीं मैं नहीं करूंगा, ये हमको नहीं चाहिए, हमको शांति का तरीका दिया। एनीवे ये कुल मिलाकर बातें होगी तो फाइंडिंग हम कहां लेंगे, 5 पॉइंट में आपको फाइंडिंग कर दूं जो इतना अब तक लेक्चर दिया। नंबर 1 हम दिखाते हुए परेशान नहीं समझिए। मोरल जजमेंट जब हम देते हैं तो मोरल जजमेंट का जो विषय होता है वो न कंडक्ट होता है, न कैरेक्टर होता है, बल्कि एक्शन होता है, बाकी चीज। नंबर 2 ये सब केस स्टडी के समय ये सब याद रखना दिमाग। नंबर 2 एक्शन भी 3 तरह का है, वॉलंटरी एक्शन, नॉन वॉलंटरी एक्शन, हैबिचुअल एक्शन। जब हम कर्म पर नैतिक निर्णय देते हैं तो नॉन वॉलंटरी एक्शन के ऊपर हम कोई जजमेंट नहीं देते। जजमेंट का आधार केवल 2 चीजें होती है, एक वॉलंटरी एक्शन और एक हैबिचुअल एक्शन। नंबर 3 जब हम कर्म के ऊपर नैतिक निर्णय दे रहे हैं तो बेटे हमें सबसे पहले कर्म के प्रयोजन को ध्यान रखना चाहिए और तब कर्म के परिणाम को ध्यान रखना चाहिए। यदि दोनों ही पवित्र हैं और दोनों सिमेट्रिकल हैं, दोनों में सामंजस्य है, दोनों एक हैं, तब मोटिव और परिणाम के आधार पर आप डिसीजन करेंगे। बट इफ देयर इज inconsistency between our motive and its consequence, then we should consider upon motive, not the consequence. जब हमारे मोटिव प्रयोजन में और परिणाम में डिफरेंसेट आ गया, हमने जो उद्देश्य लेकर के काम किया परिणाम उसके विपरीत आ गया, तो बेटे कभी भी परिणाम को कंसीडर न करना, प्रयोजन पर बल देना और उसके अनुसार अपना मोरल जजमेंट पास करना। इसीलिए कहा गया कि सही में मोरल जजमेंट का विषय जो होता है वो हमारा इंटेंशन होता है। और आखिरी चीज कि साध्य की पवित्रता के साथ साथ साधन की पवित्रता का होना भी जरूरी है, क्योंकि अपवित्र साधन हमारे पवित्र शादी को भी अपवित्र कर। अब आप लोग लिखने की स्थिति में हैं या नहीं?